गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे अक्टूबर के नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। आज चर्चा करेंगे न्यूज में रहे अक्टूबर माह में महत्वपूर्ण जो स्थान है उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे डीसा बनासकाठा जो कि गुजरात में है, उसके बारे में। आखिरकार डीसा क्षेत्र है जो कि अपने बनासकाठा गुजरात में है, ये न्यूज में क्यों था? तो हाल ही में गाइस यहाँ पर भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनने जा रहा है। इंडियन नेवी है, इंडियन जो एयरफोर्स है, सॉरी इंडियन नेवी मैंने गलत बोल दिया, इंडियन एयरफोर्स वायुसेना का यहाँ पर एक न्यू स्टेशन बनने जा रहा है बनासकाठा गुजरात में। ध्यान रखना जो कि पाकिस्तान की जो सीमा है अपनी, उससे 130 किलोमीटर के बीच की दूरी पर यह बनने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है। इसके अलावा भारत चीन के बीच में जो सीमा है उसका नाम है मेक मोहन। राइट। तो जो रेड क्लिफ सीमा है इससे लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर यह न्यू जो भारतीय वायुसेना का स्टेशन है वो बनने जा रहा है बनासकाठा गुजरात में। राइट। फिर अपन चर्चा करेंगे न्योमा लद्दाख के बारे में। न्योमा कहाँ पर है? न्योमा अपने लद्दाख क्षेत्र में है। ये न्यूज में क्यों है? तो दोस्तों न्योमा है वहां पर देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड बनने जा रही है। कौन सी देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड है? वो न्योमा क्षेत्र लद्दाख में बनने जा रही है। ये देश का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा होगा जो कि एलएसी से मात्र 35 किलोमीटर दूर होगा और लद्दाख से 200 किलोमीटर दूर होगा। एलएसी वो सीमा है जो कि अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में है। राइट। तो इसकी दूरी पर यह होगा। इसके अलावा दाओचेंग लैंडिंग एयरपोर्ट है, वो चीन के सिचुआन में बना एयरपोर्ट है जो कि 4,411 मीटर है, जो कि ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। वहीं भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बनने वाला है न्योमा में लद्दाख क्षेत्र में। राइट। आगे देखते हैं। यह है लद्दाख का क्षेत्र चुशूल। चुशूल अभी न्यूज में था क्योंकि गाइस यहाँ पर 24 अक्टूबर 2024 को जो अपना एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो अपनी एक संस्थान है, और भारतीय नौसेना ने यहाँ पर लद्दाख में एक सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोसेट स्थापित करने की परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है। तो सोलर हाइड्रोजन बेस्ड मार्को ग्रिड, यह है मार्को ग्रिड, सोलर हाइड्रोजन बेस्ड मार्को ग्रिड की स्थापना लद्दाख में कहाँ होने वाली है? तो लद्दाख का एक क्षेत्र चुशूल वहां पर होने वाली है। कौन इसकी स्थापना करेगा? एक तो एनटीपीसी और भारतीय जो नेवी है, इंडियन सॉरी भारतीय जो सेना है, एनटीपीसी और भारतीय सेवा मिलकर इसकी आधारशिला रखेंगे। यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। राइट। यह गाइस अपने जो विद्युत मंत्रालय है, अपनी जो पावर मिनिस्ट्री है, उसके तहत आती है। इस तरह ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, आप कह सकते हैं एक तरह का पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। राइट। एनपीसी है जो अपना एनटीपीसी है वो आरईएल एनटीपीसी की 100% दारी हिस्से वाली कंपनी है। राइट। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई थी ताकि विद्युत उत्पादन जो विद्युत का जो विकास होता है उसके उत्पादन में तेजी लाई जा सके। राइट। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अपने न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और इसे 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखना एनटीपीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये नवाचार द्वारा संचालित किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल जो बिजली है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। साथ ही जो इनोवेशन करती है ताकि जो वर्तमान में जो पोल्यूशन हो रहा है बिजली उत्पादन में होता है, बिजली उत्पादन कैसे किया जाए बिना पोल्यूशन के, और कैसे क्या कुछ बढ़ावा दिया जाए, बिजली का अत्यधिक उत्पादन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, आदि पर यह काम करती है एनटीपीसी। राइट। आगे है आगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। तो गाइस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी थी, कब? 17 अक्टूबर के आसपास। इन्होंने जो नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है उसको उचित ठहराया 4A के बहुमत से। ठीक है। धारा जो ये नागरिकता अधिनियम की 6A जो धारा है वो क्या कहती है? ये कहती है कि भारतीय मूल के उन विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता की इजाजत है
जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 जनवरी 1971 से पहले असम समझौते के बाद में आए थे, राइट? तो इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 1966 तक भारत में जो भी प्रवासी आए वो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन असम समझौता हुआ था 1971 में। 25 मार्च 1971 में यह समझौता हुआ था। इसके बाद में कोई भी विदेशी नागरिक अगर जो अपने उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, मुख्य रूप से असम में आते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता पाने और समाप्त होने का प्रावधान करता है। ठीक है? अपना जो संविधान है उसका भाग 2, संविधान का भाग 2 है वो नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो है। इससे संबंधित इसमें न तो कोई स्थायी है और न ही कोई विस्तृत प्रावधान है। सिर्फ नागरिकता की व्याख्या की गई है कि आर्टिकल 5 से 11 के बीच में अगर नागरिक कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है नागरिकता अधिनियम 1955 के बीच में। ठीक है? ये केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। तो 1955 वाला जो एक्ट है वो 1950 तक के जो नागरिक है उनके बारे में बताता है। यह इसके आरंभ होने के पश्चात तो नागरिकता पाने और समाप्त होने की समस्या से संबंधित नहीं है। गाइस, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता से जुड़े हुए जो भी कानून है, नियम कानून बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागरिकता से जुड़े हुए जो भी कानून वगैरह हैं, कोई भी नियम वगैरह बनाता है तो वो कौन बनाती है, तो वो अपनी संसद बनाती है। संसद कानून बनाएगी और उसे मंजूरी देंगे अपने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ठीक है? समय समय पर इसको जो 1955 का जो एक्ट है नागरिकता अधिनियम का, इसमें बदलाव होते रहते हैं। आगे है अमरावती आंध्र प्रदेश के बारे में। गाइस, हाल ही में जो अमरावती क्षेत्र है वो अपने आंध्र प्रदेश में है। ये न्यूज में क्यों था इसके बारे में जाने, तो यहाँ पर एक ड्रोन समिट का आयोजन किया गया था। इसका एक ड्रोन समिट का आयोजन किया गया था अक्टूबर के बीच में। इस ड्रोन का नाम है ब्लू रेविच, नाम है ब्लू जेविच। दोस्तों, अपना जो कुर्नूल क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर देश की पहली ड्रोन सिटी बनने जा रही है। तो ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि देश की पहली ड्रोन सिटी कौन है, तो वो है अपना कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ ड्रोन निर्माण और एग्जीबिशन का काम होगा। हाइड्रोजन से उड़ने वाला यह दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ड्रोन भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा, जो कि तेलंगाना की एक कंपनी है ब्लू जे एरा के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका वजन है वो 100 kg है, 100 किलोग्राम है। ड्रोन का नाम है ब्लू जेरिच। इसकी दूरी की बात करें तो 100 किलोमीटर की दूरी यह रखता है, एक बार में इतनी दूरी यह उड़ सकता है। इतनी दूरी में ब्लू जे होप की बात करें तो यही कंपनी है जो 100 सीटर क्षमता वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक जो यात्री विमान है उसको लाने ले जाने में काम करेगी, और इसकी रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। यूएवी ड्रोन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक समस्याओं को ढूंढेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है उसके बारे में जानकारी देखेगा। वही मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन है वो 15 मीटर ऊपर से तालाब और जो झीलें हैं उनकी तस्वीरों को खींचेगा और उनकी गुणवत्ता के बारे में देखेगा। वही रेड विंग ड्रोन है वो मेडिकल उपयोग के लिए उपयोगी होगा। मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दवाइयां पहुंचानी है तो इस ड्रोन के थ्रू पहुंचाई जा सकती हैं, रेड विंग ड्रोन के थ्रू। आगे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। गाइस, हाल ही में अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसकी जो लोन सीमा है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, पहले 10 लाख थी जिसे बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में चर्चा की जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। जो जीरो बैलेंस जो अकाउंट खोला जाता है उसके थ्रू आप इसे देख सकते हैं। तो गाइज, यह जो योजना है वो गैर कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले जो सूक्ष्म और लघु उद्यमी है उनको किफायती ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इन ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया, इन्हें बांटा गया है। इसके उद्देश्य की बात करें तो जो विभिन्न बैंक है, एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से जो गैर कॉरपोरेटेड क्षेत्र है, गैर कृषि लघु और जो मध्यम उद्यम है, मान लीजिए जो एमएसएमई, आप इसमें जो छोटे-छोटे जो उद्योग वगैरह आते हैं, उनके लिए इसमें 10 लाख रुपए ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। किनके द्वारा? बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी के द्वारा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना की नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो वह है वित्त मंत्रालय, अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो है। मुद्रा योजना जो है, इसकी मुद्रा के पूरे नाम की चर्चा करें तो इसका पूरा नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि एक तरह की केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस वित्तीय संस्थान है। क्या नाम है मुद्रा का? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, राइट। तो ये हो गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आगे भी दे रखा है इस योजना के बारे में। दोस्तों, मुद्रा योजना को शुरू करने में जो अपना सिडबी है, भारतीय लघु उद्योग विकास संघ, स्मॉल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली है, एक सहायक कंपनी के रूप में इसे स्थापित किया गया है, जिसमें 100% पूंजी का योगदान होता है वो सिडबी का होता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें पूंजी का योगदान है वो सिडबी का है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का। ध्यान रखना, नाबार्ड का नहीं है, सिडबी का है। दोस्तों, इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमियों और जो व्यक्ति होती है उनको सीधे ऋण प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जो ऋण दिया जाता है वो 3 कैटेगरी में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक शिशु श्रेणी का, एक किशोर श्रेणी का और एक तरुण श्रेणी के रूप में ऋण है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, शिशु श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 50,000 रुपए है वो ऋण दिए जाते हैं। वहीं किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक के ऋण है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं और तरुण श्रेणी में 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं। अब यह सीमा 20 लाख रुपए कर दी गई है। ध्यान रखना, 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण। ये पूछ ली जाती है कि कौन सी कैटेगरी में कितना ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो ये हो गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गाइस, अभी के वीडियो में इतना ही। कल और फिर मिलते हैं, कुछ चर्चित स्थान न्यूज में रह गए उनको लेकर। तो थैंक यू।